हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जो मैं आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर जो सिखाया उसको अपडेट करके इस पेपर के अंदर सिखा देता हूं। देखो, अपडेट ये है कि इस साल यूनिवर्सिटी आपको न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ सकती है सैलरी के अंदर। ओके, तो मैं यहां पर ये क्वेश्चन आपको ओल्ड और न्यू दोनों रिजिम से करवाऊंगा। वैसे अभी तक के सारे पेपर ओल्ड रिजिम से ही आए थे, तो इस साल ऐसा न्यूज मेरे पास आया है कि एग्जाम में हो सकता है कि न्यू रिजिम भी आ जाए। ठीक है, तो न्यू रिजिम से भी अगर सैलरी का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी सीखेंगे इस पूरे लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो देखो यहां पर बोला है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ स्पेसिफाई एम्प्लॉय मिस्टर कौशल, और उसका असेसमेंट हम लोगों ने बदल दिया है 25-26। ठीक है, क्योंकि इस साल जो एग्जाम आएगी वो 25-26 के हिसाब से लेंगे एग्जाम, और मैं यहां पर स्पेशली आपको ओल्ड और न्यू दोनों रिजिम सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो पहले हम लोग जो करेंगे वो ओल्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबको पता होता है, क्योंकि हम लोगों ने सीखा भी इसको बहुत है। तो करेंगे पहले ओल्ड, फिर न्यू में कितना चेंज है ओल्ड के कंपेयर में वो भी मैं आपको बताऊंगा, और फिर वो देखेंगे। तो चलिए देखो, पूरा क्वेश्चन यहां तक आपके पास है, यहां तक देखते हैं क्या लिखा है। बेसिक सैलरी है 20,000 रुपए पर मंथ एंड विल बी इंक्रीज 22,000। इंक्रीज टू है, इंक्रीज बाई नहीं, इंक्रीज टू है। इंक्रीज टू मतलब 20,000 का सैलरी 22 हो गया, 2,000 बढ़ गया। मंथली बढ़ेगा, लेकिन कैसे? तो मंथली जो 22,000 हुआ उसका सैलरी वो 1/7/2024 से बढ़ा। कब से? 1/7/2024। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पर आ जाओ। तुम कौन से साल की कैलकुलेशन करते हो? तो बोले सर 24-25। कौन सा? 2024-25। सर 2024-25 मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च। ठीक है, ये तुम्हारा 24-25 का तुम्हारा पूरा साल होगा। यहां पर तुम्हारी जो सैलरी है ना वो कौन सी तारीख से ये लोग चेंज कर रहे हैं? देखो, फ्रॉम 1/7/2024, मतलब ये तारीख से 1/7/2024, 1/7/2024, इस तारीख से तुम्हारी महीने की सैलरी 22,000 हो गई पर मंथ, और इससे पहले 20,000 हुआ करती थी पर मंथ। इससे पहले 20,000 हुआ करती थी, फिर बाद में 22 हो गई, खत्म कहानी। तो मुझे अगर सैलरी निकालनी है तो 20,000 इंटू 3 कर दो, 60,000, और 22,000 इंटू कितना कर दो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 198,000, और टोटल ये था इसका बेसिक सैलरी। हो गया पूरे साल का सैलरी, अप्रैल से लेके मार्च तक, क्योंकि ये उसके 3 महीने हो गए यहां से, और यहां से पूरे 9 महीने हो गए, तो 22,000 9 महीने तक मिलेगा, खत्म। तो 2,50,000, तो यहां पर लिखेंगे बेसिक सैलरी 258,000, और ये ना ओल्ड रेजिम है। मैं अभी आपको ओल्ड रेजिम करवा रहा हूं, तो ओल्ड रेजिम के हिसाब से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां पर बोला गया है कि 50% बेसिक सैलरी का तुमको मिलता है डियरनेस अलाउंसेस। ठीक है, तो डियरनेस अलाउंस जो भी मिलता है वो 258,000 का 50%, 129,000। बोनस जो मिलता है वो 10% है सैलरी का। सैलरी का 10%। हाउस रेंट अलाउंसेस जो तुमको मिलता है वो मिलता है कितना बेटा?
20% ऑफ सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस इज 258,000 का 20%। ओके, अब इसमें से एग्जेम्पशन मिलेगा। और एग्जेम्पशन कैसे मिलता है, तो यहां पर एक्चुअल रेंट पे दिखा है 28,000। तो आपको पता है एचआरए का एग्जेम्पशन कैसे लेना? एचआरए एग्जेम्पशन, ओके, एक्चुअल एचआर कितना एक्चुअल में मिला आपको? आपको एक्चुअल में मिला है 51,600, 51,600। दूसरी बात है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब तुमने एक्चुअल में कितना भाड़ा पे किया, तो वो 28,000, वो कितना है 28,000, और सैलरी का 10%। तो व्हाट इज द सैलरी? तो सैलरी का मतलब हो जाता है यहां पर बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस, लेकिन डियरनेस अलाउंसेस जब रिटायरमेंट का पार्ट हो तो ही ऐड होता है, याद है ना? डियरनेस अलाउंसेस तभी ऐड होता है जब वो रिटायरमेंट का पार्ट होता है, ठीक है? यहां पर रिटायरमेंट का पार्ट थोड़ी है, क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है। तो बस सिर्फ सैलरी और कमीशन ऑन टर्नओवर होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी कमीशन ऑन टर्नओवर है ही नहीं। तो यहां पर सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी का मतलब क्या होता है? एक होता है बेसिक सैलरी 2,58,000 तुम्हारी जो बेसिक सैलरी है, डियरनेस अलाउंसेस वो भी रिटायरमेंट वाला प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। चलो, तो ये आपका 25,800 के ऊपर, सॉरी 2,58,000 के ऊपर 10%, 28,000 में से 25,800 माइनस 22 और 40% ऑफ सैलरी, तो 258,000 का 40% करे 103200। ओके, ये तीनों वैल्यू में से सबसे कम वैल्यू कौन सी? 2200। तो बस 2200 तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? 2200 तुम्हारा यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी बचा हुआ अमाउंट तुम्हारा टैक्सेबल 49,400। ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, ठीक है? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 2,000 रुपए पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंस 2,000 इंटू 12 24। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 15,000 रुपए पर मंथ, 1,500 रुपए पर मंथ, 1,500 इंटू 12 18,000। देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसमें 3,200 रुपए पर मंथ माइनस होता है, लेकिन ओनली हैंडीकैप पर्सन, ठीक है? अगर आप हैंडीकैप का कोई यहां पर क्वेश्चन में नहीं बोला तो जाने दो, पूरा 1,500 टैक्सेबल हो जाएगा। हैंडीकैप होता तो 1,500 मिला है, 3,200 तक तो एग्जेम्प्ट है, मतलब पूरा 1,500 एग्जेम्प्ट हो जाता अगर ये आदमी हैंडीकैप होता तो, जाने दो। एजुकेशन अलाउंसेस जो है वो 400 रुपए, उसके 2 बच्चे हैं उसके लिए मिल रहा है,
₹400 महीने के, तो 400 इंटू 12, 4800। एग्जाम्प्ट कितने होते? ₹100 एक बच्चे का महीने का, ₹100 एक बच्चे का महीने का फिक्स इंटू 12, और इसके 2 बच्चे हैं तो मतलब मल्टीप्लाई 2 करे तो 2400। ओके, तो माइनस करके 2400 बचेगा और क्या। उसके बाद होटल अलाउंस, सॉरी हॉस्टल अलाउंसेस है ₹600। दोनों बच्चे हॉस्टल में ही पढ़ रहे, ऐसा बोला है। देखो बोला है बोथ चिल्ड्रन लिविंग इन हॉस्टल, ठीक है। बच्चे परेशान कर रहे होंगे, हॉस्टल में रख दिया। हॉस्टल अलाउंस 600 इंटू 12, तो आंसर इज 7200। और एग्जाम कितना होता है इसमें? तो एग्जाम्प्ट होता है ₹300 एक बच्चे का महीने का, तो महीने का एक बच्चे का मतलब मल्टीप्लाई 12 कर दो। और मैक्सिमम 2 बच्चे का मिलता है, और ये दोनों बच्चे हॉस्टल में, तो दोनों का मिलेगा, ठीक है। कितना होता है? 7200 ही आ रहा है लगभग वापस, ये बाहर नहीं ला जाएगा कुछ भी नहीं। मेडिकल अलाउंसेस जो है वो आपका ₹1000 मिलता है पर मंथ। मेडिकल अलाउंस जो है 1000 इंटू 12, कंपेंसेशन फॉर द इंजरी। ओके, अगर तुमको ऑफिस के दौरान कुछ इंजरी होती है, कुछ नुकसान होता है तुमको, ठीक है, ऑफिस के दौरान कुछ एक्सीडेंट हो गया, तुमको कुछ इंजरी हो गई और कंपनी ने तुमको उसके लिए कंपेंसेट किया, तो इट इज नॉट टैक्सेबल। ओके, तो यहां पर लिखेंगे कंपेंसेशन फॉर इंजरी नील, नॉट टैक्सेबल, ये एग्जाम्प्ट होता है। चलो, expenses paid by the company on the behalf of the employee। ओके, मतलब कंपनी के बिहाफ पे उसके एम्प्लॉय ने कुछ, सॉरी कंपनी ने इसके एम्प्लॉय के बिहाफ पे कुछ खर्चे कर दिए। मतलब समझो मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूं और मेरे ये सब खर्चे थे, और मेरी कंपनी ने बोला कि ठीक है ये सारे खर्चे हम तुम्हारे पे कर देंगे, तुम बिंदास जिंदगी जियो बस, ठीक है। तो यहां पर देखो, सर्वेंट का सैलरी, मेरा घर का नौकर का सैलरी कंपनी भर रही है, मेरे घर में स्वीपर है उसका सैलरी कंपनी पे कर रही है, मेरे घर का वॉचमैन का सैलरी कंपनी दे रही है, मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल भी वो कंपनी पे कर रही है, मेरे फादर को मेडिकल का कोई एक्सपेंस हुआ वो भी कंपनी पे कर रही है, मेरा क्लब का एनुअल फीस है वो भी कंपनी पर रही है। सब कुछ कर लो भाई, इसका टोटल कर लो, कुछ नहीं करना है, इसका टोटल करके रख देना है। 10,000, 3600, 36,000, 15,000, 32,000, 12,000, 1,08,600। ओके, चलो, ओके, तो चलिए यहां पर लिख लो एक्सपेंसेस पेड बाय कंपनी 1,08,600। ओके, नाउ next point, the contribution to recognized provident fund by the both 14% of salary, both मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो वो टैक्सेबल है, 12% से ज्यादा जाता है तो। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी उसकी सैलरी के अंदर काउंट हो जाता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर का मतलब जो ये आदमी है, क्या नाम है इसका, कुछ कौशल करके नाम, तो कौशल का कंट्रीब्यूशन हमें कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। उसके बॉस का जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब उसकी कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर वो 14% है तो वो 12% से ज्यादा चला गया, तो वो जो 12% से जितना ज्यादा गया ना वो टैक्सेबल है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 14%।
अब ये 14% किसका करेंगे, तो देखो 14% करना होता है सैलरी का और डियरनेस अलाउंसेस का, जब डियरनेस अलाउंसेस रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होता तो। लेकिन इन दिस क्वेश्चन डियरनेस अलाउंसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, दैट्स व्हाई कंसीडर नहीं करें। इसका 14%, 2,58,000 का 14%, 36,120 माइनस एग्जेम्पशन 12% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का 12%, मतलब वही जिसका आपने 14% किया ना सैलरी का, उसी का 12% एग्जेम्प्ट है। 30960 5160 ये टैक्सेबल। फिर उसके बाद इंटरेस्ट 12.5% क्रेडिटेड टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 18,750। इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 18,750, लेकिन एग्जेम्पशन 9.5%। कितना परसेंट? 9.5% तक इंटरेस्ट आपको एग्जेम्प्ट है, आपको मिला 12.5%, तो 12.5% के हिसाब से आपको 18,750 रुपए मिले, तो 9.5 के हिसाब से कितने होने चाहिए? आपको जो इंटरेस्ट मिला ना वो 12% के हिसाब 12.5 के हिसाब से मिला, आपको 9.5% तक के एग्जेम्प्ट है। तो 18,750 इंटू 9.5 डिवाइड बाई 12.5 कितना आया? 14,250। 18,750 और 14,250 माइनस करे तो 4,500 आपका आंसर। ठीक है, देख लो भाई, देख लो, सब कंप्लीट। अब यहां से तुमको ग्रॉस सैलरी निकालना, सबका टोटल करो। 258,000, 129,000, 25,800, 49,400, 24,000, 18,000, 24, 12,000, 10, 636,860 और इधर से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और प्रोफेशनल टैक्स जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 200 रुपए पे कर रहा है, 200 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स जो है वो पे कर रहा है, तो वो 200 रुपए महीने का है इंटू 12, तो आंसर है 584,460। ये आपकी टैक्सेबल सैलरी आ गई। अब यहां तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया वो ओल्ड रिजिम का था। मैंने आपको बोला था कि आपको मैं न्यू रिजिम से भी करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में पॉसिबल है कि न्यू रिजिम आने वाला है। ठीक है, एग्जाम में पॉसिबल है कि न्यू रिजिम आने वाला है, तो न्यू रिजिम से भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो न्यू रिजिम से भी करवाता हूं। देखो एग्जाम में पूछे तो ही न्यू रिजिम करना है। न्यू रिजिम का सेक्शन है अंडर सेक्शन 115BAC। अगर आपको बोला कि कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी अंडर सेक्शन 115BAC के हिसाब से कंप्यूट करना है तो ठीक है, और इसको इग्नोर करना बोला तो फिर वो आपका ओल्ड रिजिम हो गया। ठीक है, मैंने इसको क्लियर पहले से किया। अब देखो न्यू रिजिम में होता तो कुछ नहीं, बस सिर्फ तुम्हारे जो अलाउंसेस के एग्जेम्पशन होते हैं वो हट जाएंगे। जैसे बेसिक सैलरी उसमें भी 258 ही रहेगा, ये 129 ही रहेगा, ये आपका सेम रहेगा। हाँ, यहाँ पर आपका जो एग्जेम्पशन का पार्ट है वो हट जाएगा,
मतलब तुमको 51,600 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पहले से टैक्सेबल था, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टैक्सेबल ही था, एजुकेशन अलाउंसेस भी टैक्सेबल हो जाएगा और ये भी टैक्सेबल हो जाएगा न्यू रेजिम के अंदर। मेडिकल अलाउंसेस जो है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, कंपेंसेशन तो पहले भी नील था। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय द कंपनी वो पहले भी टैक्सेबल था, अभी भी टैक्सेबल। सिर्फ अलाउंसेस के जो एग्जेम्पशन थे ना वो हट जाएंगे, दैट्स इट। फिर उसके बाद ये आपका सेम टू सेम, ये आपके पास जो रहा था वो सेम टू सेम बस। और न्यू रेजिम में आपको प्रोफेशनल टैक्स का एग्जेम्पशन मतलब डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन नहीं, डिडक्शन। और स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजिम में 75,000 रुपीज का है, 75 न्यू रिजिम में। 258,000, 129,000, 25, 851, 600, 24,000, 18,000, 4,800, 7,200, 12,000, 08600, 5160, 4,500 और 648,660, उसमें से 75,000 लेस कर दे तो जो आंसर बचता है वो 573,660, ये आपका टैक्सेबल इनकम आ गई। तो अगर आप पुराने रिजिम से टैक्स भरना चाहते हो तो इतनी अमाउंट पे भर देना, और नए रिजिम से टैक्स भरना चाहते हो तो इतनी अमाउंट पे भर देना सैलरी के लिए। ठीक है, तो ये न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम का दोनों मैंने आपको करवा दिया। देखो इस साल ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो न्यू तो आ सकता है, क्योंकि मेरे को जब तक सुनाई दिया है, ठीक है, लोगों ने मेरे को बोला है, तो वहां तक है कि न्यू आ सकता है। हमें प्रिपरेशन रखना है, न्यू में करना कुछ नहीं है, बस ओल्ड रेजिम का जो भी अलाउंसेस में एग्जेम्पशन होता था वो आपको रिमूव हो गया, दैट्स इट। और न्यू रेजिम में एक और भी आगे चल के चेंज है, जो आपको 2,400 रुपए का ये जो अलाउंस जो यहाँ पर डिडक्शन मिलता था वो नहीं मिलेगा, और ये जो मिलता था वो आपको 75,000। न्यू में एक और भी चेंजेस है, जो आपको वो फूड फ्री फूड फैसिलिटी के लिए जो 50 रुपए का एग्जेम्पशन मिलता था ना, वो भी न्यू में नहीं मिलेगा, ओल्ड में मिलेगा। मैंने मेरे नोट्स में ये सब चीज आपको बताया हुआ है रेड कलर से, तो आपको पता चल जाएगा, आप अच्छे से नोट्स पढ़ोगे तो। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।